Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र हमारे बॉडी में कहाँ होते हैं, उनका काम क्या होता है, वे कैसे वर्क करते हैं और फिर वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम देखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि अंतःस्रावी तंत्र, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अंतः का मतलब अंतर में या फिर अंदर में। अंतः का मतलब अंदर ही अंदर, स्रावी का मतलब हो रहा है, सिंपल सी बात है, निकलने वाले, स्रावित होने वाले, अंदर ही अंदर स्रावित होने वाले। फिर इसका मतलब हमने क्या समझा कि अंदर ही अंदर स्रावित होने वाले कुछ सिस्टम्स लगे हुए हैं। अब ये कहाँ किस अंदर में, तो हमारी बॉडी के अंदर। अब देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, फिर उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूस होते हैं, जो क्या कहते हैं, वो हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर सेक्रेट होते हैं। सेक्रेट होने का मतलब अंदर ही अंदर निकलते रहते हैं। ऐसे में उनको तो कहा ही गया, लेकिन पूरी की तरह से हम कहेंगे कि जो जूस है, जो हार्मोन है या फिर जो एंजाइम है, वो कहाँ से निकलने हैं, जिस पार्ट से निकलने हैं, उन पूरे पार्ट को मिला करके जब एक सिस्टम बनाया गया तो उसी सिस्टम को कहा गया कि ये एंडोक्राइन सिस्टम है। तो देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन आते हैं। सबसे पहली बात कि जो हार्मोन या जूस या फिर एंजाइम सेक्रेट करें तो वो क्या होते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं। क्या ग्लैंड्स कौन कौन से तंत्र लगे होते हैं या फिर कौन कौन से पार्ट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। पहली बार तो हमने लिखा कि ग्रंथियां। अब देखो, ग्रंथियां हो गए मतलब यहाँ से भी कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते होंगे, जूस वगैरह वगैरह निकलते होंगे, वो हम देखेंगे बाद की बात। ग्लैंड्स हो गई, उसके बाद और क्या होता है भैया, उसके बाद हम कहेंगे ब्लड भी आता है इसी में। क्या ब्लड ले लेते हैं, ब्लड ले लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है, इसके बाद हम कहेंगे ब्लड वेसल्स भी आती हैं। क्या ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब देखो, ये भी एक अलग पार्ट है, ये भी एक अलग पार्ट है और ये भी एक अलग पार्ट है। अब ये सारे पार्ट अलग अलग जब मिले, एक में मिले, तो वो एक सिस्टम बना दिया गया, कह दिया गया कि ये एक सिस्टम है। और वही सिस्टम क्या कहलाया, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाया। अब इसमें से आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में। हमने ब्लड के बारे में बातें कर ली, ब्लड के बारे में जो भी थे हमने बता दिया पिछले लेक्चर्स में। ब्लड वेसल्स भी क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमने बताया। अब यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है इसके लिए, वो ग्लैंड बची हुई। ग्लैंड क्या होती है उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, तो इसको जानने से पहले, ग्रंथियों को पहले हम ये जान लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को कहते हैं भैया एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ऐसे कीजिए, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी किसके बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन को क्या कहेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद स्टडी तो हो ही गई, हमने कर ली कि एंडोक्राइनोलॉजी में हमने क्या कर लिया, एंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी कर लिया। लेकिन अब बात ये आती है, जब कहीं पर स्टडी आती है या फिर कहेंगे कि बायोलॉजी को कुछ ब्रांचेज आती हैं, तो उनके फादर्स भी होते हैं। फादर्स का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो लिख लीजिए फादर्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। क्या, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन कौन है, एंडोक्राइनोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्हें इनका फादर कहा जाता है। ठीक है, थॉमस एडिसन। अब देखो, ये तो बात हुई ना मोटी मोटी कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी किससे संबंधित है, थॉमस एडिसन कौन है, फादर है किसके फादर, ये बात करते हैं। अब हमें किसके बारे में जानना, ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियां आइए समझते हैं, ग्रंथियां कैसे पढ़ेंगे। देखो, ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियां कहाँ पर होती हैं, तो हमारी बॉडी में ही होती हैं। अब बॉडी में इनका काम क्या होता है भैया, तो ये क्या क्या सेक्रेट करती हैं कि ग्रंथियां उन्हें कहते हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। क्या, हार्मोन बनाती हैं। उसके बाद और क्या बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं।
हार्मोन बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं और फिर जूस भी बनाती है। जूस का मतलब, हाँ, जूस का मतलब क्या होता है? जूस में हम कहेंगे कि जैसे गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। गैस्ट्रिक जूस या तो बेसिक नेचर का होगा या फिर एसिडिक नेचर का होगा, या फिर ऐसे ही बाइल जूस, तो वो एक प्रकार का जूस, मतलब ना तो वो एंजाइम है और ना ही वो हार्मोन है, वो एक तरह का जूस है ना। तो ऐसे में कि जो हार्मोन बनाती है, जो एंजाइम्स बनाती हैं, जो जूस प्रोड्यूस करती हैं, सेक्रेट करती हैं खुद से ही, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रंथियां कहा जाता है। अब इन सब का क्या रोल है हमारी बॉडी में? तो भैया इन सब का रोल बहुत ही ज्यादा है, कि कहेंगे कि इन्हीं सब के द्वारा ही हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल और फिर केमिकल सारी रिएक्शन चलती हैं। जैसे अगर एंजाइम ना हो, अगर हम अपनी बॉडी से एंजाइम्स निकाल दें, तो सबसे पहली बात हम यही कह देंगे कि हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अब जब एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर शरीर कैसा? इस तरह से। उसके बाद जूस, जूस का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? जैसे गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर रिलीज होता है? तो हम कहेंगे स्टमक में रिलीज होता है। अब स्टमक में जब वो रिलीज होगा तो इसका काम क्या होता है कि जो भी आपने भोजन खाया, डाइट लिया है, तो डाइट के साथ ऐसा तो है नहीं कि आपका जो भोजन था वो पूरी तरह से हम कहेंगे कि सैनिटाइज करके ही रखा गया, उसमें एक भी वायरस नहीं है, एक भी बैक्टीरिया नहीं है। वो उसमें बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया भी रहते हैं। आप क्या करते हो? नहीं देखते हो भाई, हमें नहीं दिखता, हम खा लेते हैं। अब क्या, तो वो वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें HCl की मात्रा सबसे अधिक होती है। वो क्या करता है? उसी मतलब वायरस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो वो वहां पर इनका रोल होता है। अगर यही ना हो तो हम कहेंगे कि हमारे वायरस में, हमारे बॉडी में डिजीज की संख्या मतलब बढ़ती जाए या अधिक होने की संभावना रहे भोजन करने से। फिर हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन बहुत ही रोल, मतलब हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं। कैसे? जैसे जैसे हमारी शरीर है, इसको छोटा सा कभी होता है, फिर कभी बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। ये बढ़ने में, या फिर कहेंगे कि जो हमारे शरीर के अलग अलग लक्षण दिखते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इसमें जो विकास होता है, वो सारे सिस्टम कैसे चलते हैं? इनके द्वारा चलते हैं। किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं? हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में किनके द्वारा होता है? हम कहेंगे ग्रंथियों के द्वारा। तो समझ गए भैया ग्रंथियां क्या होती हैं? कि जो हार्मोन्स सेक्रेट कर सकती हैं, एंजाइम सेक्रेट कर सकती हैं, या फिर जूस सेक्रेट कर सकती हैं। अब उसके बाद अब देखो कि ग्रंथियां कितने टाइप की होती हैं। ग्रंथियां दो तरह की होती हैं, दो नहीं तीन तरह की होती हैं। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी ग्रंथियां? सबसे पहला लिखिए कि अभी कभी आपने देखा, जैसे हम मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ये कि हमारा एक किचन है, अब उसमें क्या करना है? हमें भैया सब्जी बनाना है या फिर खाना बनाना है। किचन में हम खाना बनाते हैं, तो सब्जी को धुलते हैं या फिर आटा लगाने वाला, या फिर कहेंगे हाथ अपना धुलते, तो वेस्टेज मटेरियल निकलते हैं या फिर गंदा पानी निकलता है। तो उसको क्या करते हैं कि कुछ लोगों के किचन में रहता है कि वही गंदा पानी डायरेक्ट उसे बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उसे ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि वो वहीं पर स्टोर रहता है, उसको बाद में ऐसा निकाला जाता है। तो हम यहीं से समझेंगे कि कैसे कैसे वो मतलब वेस्टेज मटेरियल उसको बाहर किया जा रहा है, फिर कैसे उसको अंदर रखा जा रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा कि तीन प्रकार की होती है। पहला कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां, यहाँ पर हमको क्या लिखना है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। पहली ग्रंथि क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और फिर दूसरी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और फिर तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। क्या? मिश्रित ग्रंथि। देखो तीन टाइप की हमने बताया, तीन तरह की है। सबसे ये क्या है? पहले नंबर पे बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी का मतलब ये समझिए कि आप क्या करते हो, जो किचन में अभी वेस्टेज मटेरियल था, गंदा पानी था, उसको आपने क्या किया? पाइप लगा करके वो पानी रूम से बाहर कर दिया गया, किचन से बाहर निकाल दिया गंदे पानी में, या फिर कहीं जाकर के अपना गिर रहा है। वो क्या हमने किसके द्वारा, कहाँ पर हम कहेंगे कि पाइप के माध्यम से उसे बाहर निकाला है।
अब बाहर कहाँ वो गिर रहा है, जहां पर उसकी आवश्यकता थी हम कहेंगे, या फिर जहां उस गंदे पानी को स्टोर किया जाता है वहां विशेष स्थान पर उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद ये गंदा पानी बना कहाँ से, तो हम कहेंगे हमारे किचन से बना है। ठीक है, अब देखो कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां कैसे हम समझेंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसी ग्रंथियां बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनका सेक्रेशन, मतलब हम कहेंगे जिनके द्वारा सेक्रेट तो किया जाता है, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो जूस, हम किसी को भी ले लेते हैं, अभी किसी को भी ले लेते हैं, अभी हम किसी को पर्टिकुलर ये नहीं दे रहे हैं कि इसी को ही सेक्रेट करे। बाह्य स्रावी ग्रंथियां हमने कर लिया, मान लेते हैं एंजाइम को अगर ये सेक्रेट कर रही है बाह्य स्रावी ग्रंथियां, तो ये उस किचन में इन्होंने सेक्रेट किया, बनाया, उसके बाद ये क्या करेंगी कि इन्हें तुरंत यहाँ से भेजना रहेगा। वो किसके माध्यम से भेजेगी, पाइप के माध्यम से। वो पाइप भैया कौन सी होगी, वो पाइप हमारी ब्लड वेसल से होगी। कौन सी, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बारे में अभी हमने बताया कि एक पार्ट है। अब वो ब्लड वेसल मतलब हमारी धमनियां हो सकती हैं, शिराएं हो सकती हैं, है ना, नसें जिसको हम कहते हैं, वो नसें हो सकती हैं। उनके माध्यम से जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा हो, उनके माध्यम से क्या करती हैं, उन्हें बाहर या फिर जहां पर उन्हें जरूरत होती है वहां पर पहुंचा देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि इन्हें अलग से पहुंचाने के लिए एक पाइप लगाई जाती है, जैसे हम करते हैं कि जॉइंट लगा देते हैं कभी कभी। क्या होता है भैया कि अगर बहुत ज्यादा पाइप लगी हुई है, या फिर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम अलग से पाइप लगा देते हैं इसको बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर है कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि उनके लिए एक अलग पाइप लगी होती है, उसी पाइप के माध्यम से वो अपना सेक्रेशन पर्टिकुलर स्थान पर करते हैं। तो ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है बाह्य स्रावी ग्रंथियां, मतलब कि सेक्रेशन बनने वाला एंजाइम तो कहीं और बना, लेकिन इसका उपयोग जो होगा वो कहीं और जाकर के होगा। बस यही है बाह्य स्रावी ग्रंथि। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है कि इनका सेक्रेशन जहां पर होता है, ये अपना कार्य वहीं से स्टार्ट कर देती है। जैसे मान लेते हैं कि अब ये किचन था, किचन में हमने पाइप नहीं लगाया, बस हमने धोया, उसके बाद क्या हुआ, वो पानी हमारे किचन में ही बिखर गया, मतलब वहीं पर वो हमारे किचन को गंदा करना है। ऐसे में हम समझ सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कि ग्रंथियों ने अपना मटेरियल या फिर कहेंगे अपना जो इनको सेक्रेट करना था वो सेक्रेट तो कर दिया, लेकिन उनका काम होगा कि वो उसी स्थान से ही अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पाइप के माध्यम से सेक्रेट तो यहाँ पर हो रहा था किचन में, लेकिन उसको बाहर पहुंचाया जा रहा था जहाँ पर उसकी आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर सेक्रेट तो किचन में होगा ही, लेकिन ये यहीं पर पानी गिरा दिया जाता, मतलब जैसे ही ग्रंथियां यहाँ पर अपना सेक्रेशन करेंगी वहीं वो ब्लड में छोड़ देती हैं अपना सेक्रेशन। डायरेक्ट हम कहेंगे कहाँ पर छोड़ देती हैं, ब्लड में छोड़ देती हैं, और वही ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है, जहाँ पर एंजाइम की जरूरत होती है, जहाँ पर हार्मोन की जरूरत होती है, वो जाकर अपना काम वहाँ पर करता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई पाइप वाइप नहीं होती है, डायरेक्ट अपना सेक्रेशन ग्रंथियां किस में करती हैं, ब्लड में कर देती हैं। उसके बाद मिश्रित ग्रंथियां भैया क्या होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां वे होती हैं जो अपना सेक्रेशन ब्लड में भी करती हैं और पाइप के थ्रू भी करती हैं। ब्लड में भी करती हैं, अपने उसी स्थान पर भी करती हैं, और पाइप के थ्रू भी करती हैं। मतलब जो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों के लक्षण जिन ग्रंथियों में पाए जाते हैं उन्हीं को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात समझे, मिश्रित ग्रंथियां बाह्यस्रावी अंतःस्रावी। अब यहाँ से तो हमारे क्वेश्चन बनने वाले नहीं, हाँ यहाँ से जो एक आध दो क्वेश्चन बनते थे वो हमने बताया, क्या बाह्यस्रावी ग्रंथियां किनको कहेंगे, या फिर बाह्यस्रावी ग्रंथियां निम्न में से हैं। तो जो अपना सेक्रेशन, यहाँ पर लिखोगे क्या, जो अपना सेक्रेशन, या लिख लीजिए सेक्रेटरी मटेरियल किसी पर्टिकुलर या विशेष स्थान पर ले जाकर के छोड़ते हैं, किसी विशेष स्थान पर पाइप के माध्यम से, है ना। अब ये पाइप क्या है, तो इनको वहन करने वाली डक्ट होती है, ठीक है। तो किसी पाइप के माध्यम से
माध्यम से ले जाकर छोड़ती है ना, ले जाकर छोड़ती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने देखा। उसके बाद फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पॉइंट लिख लीजिए। ये एक पॉइंट पूछा जा सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो अपना सेक्रेशन कहाँ करती हैं? ब्लड में ही करती हैं। किस में करती हैं? ब्लड में ही करती हैं। ब्लड में ही करती हैं। मतलब अब जहां उसकी जरूरत होगी वो हार्मोन के कौन ले जाएगा? ब्लड लेकर के जाएगा उस स्थान पर, उसके बाद वहां पर काम होगा। अब इसमें क्या होता था कि सेक्रेट यहाँ पर हुआ, डायरेक्ट पाइप लगा करके यहाँ पर पहुंचा दो, ऐसा सिस्टम। और मिश्रित में क्या होगा? जिसमें दोनों के लक्षण। अब देखो एक एक पॉइंट जो था यहाँ से बन गया। अब हमें क्या करना है? एक एक करके अध्ययन करना होगा, तभी हम जान पाएंगे, तभी हम एक बात और यहाँ से रहेगी। देखो बात ये है कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो किसका सेक्रेशन करती हैं? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, अच्छा देखो यहाँ पर हमने लिखा था क्या? हार्मोन, एंजाइम और फिर जूस। देखो अगर केवल कोई ग्रंथि केवल और केवल हार्मोन का सेक्रेशन कर रही है, अगर कोई ग्रंथि केवल और केवल हार्मोन का सेक्रेशन कर रही है तो ऐसी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका सेक्रेशन करती हैं? केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका सेक्रेशन करती हैं? केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। लेकिन अगर कोई ग्रंथि एंजाइम और जूस दोनों का सेक्रेशन कर रही हैं तो ऐसी ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या? बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। कौन? जो एंजाइम और जूस दोनों सेक्रेट करें उनको बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहेंगे। देखो दो डेफिनेशन मिलते हैं हमारे तरफ से कि ये अपना सेक्रेशन ब्लड में ना करके किसी पर्टिकुलर स्थान पर ले जाकर के छोड़ती हैं। दूसरी बात, ये अपने सेक्रेशन में एंजाइम और जूस का सेक्रेशन करती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका सेक्रेशन करती हैं? हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई ग्रंथि इन तीनों का सेक्रेशन कर रही हो, मतलब हार्मोन भी बना रही हो, एंजाइम भी बना रही हो और जूस भी बना रही हो, तो ऐसी ग्रंथि को कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, है ना? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि का मतलब समझे भैया कि जो हार्मोन भी बनाती हो, एंजाइम्स भी बनाती हो और जूस भी बनाती हो, इन्हीं को क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी का मतलब जो केवल हार्मोन बनाती हो, बाह्यस्रावी का मतलब जो हार्मोन और जूस दोनों प्रोड्यूस करती हैं और जो तीनों बनाती हैं उनको मिश्रित कहा जाता है। अब एक एक करके हम बनाते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां देख लेते हैं पहले, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां चैप्टर लंबा है, तो पहले बाह्य खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हेडिंग बनाएंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथियां इंग्लिश में लिखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब बाहर, क्राइन मतलब सेक्रेट करने वाली, ग्रैंड मतलब ग्रंथियां बाहर सेक्रेट। अभी ये ग्रंथियां क्या हमने सारी चीजें बता दी हैं, जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं या फिर जो जूस बनाती हैं। यहाँ पर लिख लेंगे इनका सेक्रेटरी मटेरियल क्या होता है? जूस और फिर एंजाइम। जूस और एंजाइम ये क्या क्या सेक्रेट करती हैं? जूस और एंजाइम सेक्रेट करती हैं। ठीक है। अब ये कितनी प्रकार की होती हैं? तो हम कहेंगे कि ये मुख्यतः 6 होती हैं। कितनी? मुख्यतः 6 होती हैं। 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की होती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 6 प्रकार की होती हैं। हाँ, किसी किसी बुक में मिल सकता है कि 7 होती हैं, है ना भैया? 7 भी होती हैं, लेकिन एक कारण की वजह से। अभी हम देख लेंगे 7 कैसे होंगी। मुख्यतः कितनी होती हैं? 6। अब ये 6 ग्रंथियां जो होती हैं कहाँ कहाँ पर होती हैं देख लेंगे। सबसे पहली बात क्या कि इनका सेक्रेशन हम कहेंगे कि पर्टिकुलर स्थान पर जाकर के होता है। बनता कहीं पर और है, जूस या एंजाइम कहीं पर और बनता है, लेकिन सेक्रेट हो जाकर कहीं पर जाकर और होता है।
जैसे मान लेते हैं कि आंख से क्या आंसू निकलते हैं, आंख से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। अब देखो आंसू बनता तो हमारी आंखों के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड में, लेकिन उसका सेक्रेशन कहाँ पर होता है, उसका सेक्रेशन हमारी आंखों में आकर के मतलब एकदम बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है। तो ऐसे में देखो कि इसका मतलब उस लैक्राइमल ग्लैंड के पास कुछ पाइप लगी होगी, तभी तो वो अपना अश्रु क्या कर रही है, बाहर फेंक रही है, शरीर से बाहर निकाल रही है। तो क्या समझे कि पहली बात हम यहाँ पर कहेंगे कि पहला एग्जाम्पल क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड हिंदी में भी भैया लैक्राइमल ग्लैंड ही कहते हैं, लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि क्या है, आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि, आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि। अब देखो आंसू क्या है, एक तरह का जूस है, आंसू क्या है, एक तरह का जूस है ना, आंसू क्या है, एक तरह का जूस। ये किस ग्रंथि के द्वारा, लैक्राइमल। अब लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो हमारी आंखों में होती है। कहाँ पर होती है, इनकी स्थिति कहाँ पर होती है, आंखों में होती है। ठीक है, अब ये लैक्राइमल ग्लैंड किसका सिक्रेशन कर रही है, आंसू का सिक्रेशन। बना तो रही है आंसू अपने पास, लेकिन उसको बाहर निकालने किसी पाइप के थ्रू निकाल रही है। तो क्या होता है कि वो जूस आकर के बाहर निकलता है। कभी कभी होता क्या है कि हमारी आंखें जब भर जाती हैं, देखे होगे आप, प्रैक्टिकल भी शायद हुआ हो कि हमारी आंखें जब भर जाती हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वही आंसू क्या हो जाते हैं, हमारे नाक के थ्रू बाहर भी निकल जाता है। हमारी नाक के थ्रू वही आंसू बाहर भी निकल जाता है। होता क्या है कि उन आंसुओं से या फिर हमारी कहेंगे कि नाक से भी हमारे आंखों में थोड़ा सा ये कहेंगे कि जॉइंट होता है, ताकि वो आंसू निकल सकते हैं हमारी नाक के थ्रू, लैक्राइमल ग्लैंड। दूसरा हम कहेंगे, हाँ मेहनत करते हैं पसीना निकलता है, उसको क्या कहते हैं, स्वीट ग्लैंड कहेंगे, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड को पसीने की ग्रंथि कहा जाता है भैया, पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। अब ये कहाँ पर होती हैं, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये भी बनी होती। इनका काम क्या होता है, पसीना निकालना। मतलब हमारे बॉडी के अंदर से जो हानिकारक जैसे यूरिया है, अमोनिया है, उनको बाहर निकालना होता है जब हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो क्या होती हैं, वो पसीना निकालने। ये भी क्या, देखो पाइप के थ्रू अपना सेक्रेशन बाहर करें, इसलिए ये क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथि। उसके बाद दूसरा अगला देखो, तीसरा है, भोजन को देखते ही मुख में क्या होता है, लार आ जाती है, लार आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से। तो अगला क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इसको सलाइवरी ग्लैंड ही कहेंगे, सलाइवरी ग्रंथि या फिर लार ग्रंथि भी कह सकते हैं, लार ग्रंथि है ना, लार ग्रंथि। अब क्या भैया, ये लार ग्रंथियां क्या बनाती हैं, तो लार ही बनाएंगे, लार ग्रंथियां लार बनाती हैं। अब देखो लार ग्रंथियां कहाँ पर स्थित होती हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी जीभ के नीचे होती हैं, जीभ के, या फिर हम कहेंगे कि हमारे जो हमारा वायोइड वाला पोर्शन होता है उसके बगल होती हैं। लेकिन होता क्या है कि ये अपना सेक्रेशन जीभ में आकर के करती हैं, होती तो कहीं और पर है, लेकिन अपना सेक्रेशन कहाँ करती है, मुख में करती हैं। तो ऐसे में ये भी ग्रंथि क्या हुई, एक तरह की बाह्यस्रावी ग्रंथि हुई। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम होता है कि लार बनाने का काम होता है। और लार का काम क्या होता है, तो लार का काम होता है भोजन को कहेंगे वेट बनाना, भोजन को नम बनाना। ठीक है, अब उसके बाद फिर लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में होता है कौन सा एंजाइम, सो टाइलिन, टाइलिन एंजाइम होता है, कौन सा, टाइलिन। अब टाइलिन जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है, तो मंड का या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। कभी कभी क्वेश्चन ये बनाया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या खाया, चावल खाया, आपने क्या खाया, चावल खाया।
अब किसी ने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चावल का पाचन भैया कहाँ से शुरू हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चावल में है क्या, उपस्थित क्या। तो चावल में मंड उपस्थित होता है। मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे, एक पार्ट है। तो चावल का जो पाचन है वो मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार में आकर के चावल में मिलती है और उस लार में टाइलिन नाम का एंजाइम है और यही टाइलिन नाम का एंजाइम उस मंड का पाचन करता है। उसके बाद अगला चौथा यहाँ पर देखेंगे, चौथा क्या है, लीवर है, लीवर ग्लैंड। लीवर ग्रंथ ये क्या है, यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि क्या बनाते हैं, बाइल जूस बनाती है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए और पता भी होगा। तो बाइल जूस बनता कहीं पर और है, लेकिन कहाँ पर सीक्रेट होती है, ग्रहणी में, डाउडनम में आकर के निकलता है। देखो बनता तो कहीं और पर है बाइल जूस, लेकिन निकलता कहाँ पर आकर है, तो हम कहेंगे कि आंत में आकर निकलता है। छोटी आंत का एक पार्ट है डाउडनम, जिसको ग्रहणी कहते हैं, वहां पर आकर निकलता है। तो बाइल जूस बनाता कौन है, यकृत ग्रंथियां बनाती है। ठीक है। अब उसके बाद अगला पांचवा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड इनको हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड ही कहेंगे, हिंदी में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो इनका काम क्या होता है, ये क्या बनाती हैं, तो ये गैस्ट्रिक या फिर कहेंगे कि जो जूस होता, अभी हमने बताया था गैस्ट्रिक जूस जिसको कहते हैं HCl, हमने क्या बताया HCl, या हिंदी में जठर रस कहते हैं। क्या, जठर रस कहते हैं। हाँ, गैस्ट्रिक ग्रंथि को जठर ग्रंथि भी कह सकते हैं या गैस्ट्रिक ही कहिए, कोई बात नहीं। तो ये जठर रस बनाते हैं। जठर रस अगर ना समझ में आ रहा हो तो गैस्ट्रिक के जूस ही कहिए, वो ज्यादा बेटर है। अब ये क्या होता है, जठर रस में या गैस्ट्रिक जूस में HCl की मात्रा होती है, जो क्या करता है, वही वायरस या बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये बनता कहीं पर और है, लेकिन स्टमक में आकर के निकलता है। उसके बाद छठे नंबर पर आता है मैमली ग्लैंड। मैमली ग्लैंड, मैमली ग्लैंड, मैमली ग्लैंड का मतलब हम कहेंगे कि स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां या दुग्ध ग्रंथियां, है ना, ऐसे भी लिख लीजिए, दुग्ध ग्रंथियां भी कह सकते हैं। अब ये किस क्या बनाती हैं, तो दूध भी एक तरह का जूस ही है। ठीक है। तो ये क्या बनाती हैं, दूध बनाती हैं। दूध बनाने वाली ग्रंथियों को भी क्या कहते हैं, मैमली ग्लैंड कहते हैं। तो देखा हमने ये 6 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः कितनी होती हैं, 6 प्रकार की। कौन, जो लार बनाती है वो कहेंगे कि क्या, लार बनाने वाली ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद पसीना बनाने वाली ग्लैंड स्वीट ग्लैंड, फिर उसके बाद लैक्राइमल ग्लैंड जो आंसू बनाती है, फिर उसके बाद यहाँ लीवर, फिर गैस्ट्रिक, फिर उसके बाद मैमली ग्लैंड। ये 6 मुख्य रूप से होती हैं क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है। अब यहाँ से सबका सेक्रेशन आपने देखा कि लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या, आपसे पूछ सकता है कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम बताओ, लैक्राइमल ग्लैंड बता दिया। पसीना बनाने वाली ग्रंथि का नाम बताओ, स्वीट ग्लैंड बता दिया। किस टाइप की ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड का नाम बताओ, या फिर लार बनाने वाली, टाइलिन बनाने वाली ग्रंथि का नाम बताओ, सलाइवरी ग्लैंड। फिर ये कहाँ पर होती है, तो हम कहेंगे मुख में होती है। कैसी ग्रंथि है, तो कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लैक्राइमल कहाँ पर होती है, आंखों में होती है। स्वीट ग्लैंड कहाँ पर होती है, हमारी पूरी बॉडी भर में होती है, पसीने सॉरी स्किन के नीचे। फिर उसके बाद लीवर ग्रंथि कहाँ पर होती है, लीवर ग्रंथि क्या बनाती है, तो लीवर ग्रंथि बाइल जूस बनाती है। यहाँ पर लिख दो, बाइल जूस का सेक्रेशन करती है, बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या है, पित्तरस जिसको कहते हैं भैया, पित्तरस भाई बाइल जूस का सेक्रेशन करती है। कैसी ग्रंथि है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अब उसके बाद इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है, तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है। उसके बाद फिर क्या, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती है, जो गैस्ट्रिक जूस बनाती है, जठर रस बनाती है, ये कहाँ पर होती है, तो स्टमक में होती है। क्या काम होता है, तो हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस या फिर कहेंगे जठरस बनाने का काम होता है। ये कैसी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। मैमली ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो दुग्ध बनाने वाली ग्रंथि है ना। तो ये कैसी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये इतनी थी, लेकिन कहीं कहीं पर मिलता है कि 7 ग्रंथियां होती हैं। 7 कौन सी होती हैं, तो देखो 7 भी होती है। अगली मिक्स ग्रंथि को भी यहाँ पर ला करके रख देते हैं, बस वही हो जाती है 7। अगली क्या है, मिक्स ग्रंथि। मिक्स ग्रंथि का नाम क्या है, पैंक्रियाज। एक ही ग्रंथि है, अग्न्याशय, अग्न्याशय।
अग्न्याशय पैंक्रियाज को जब यहाँ पर ला करके रख देते हैं वही क्या हो जाती है, सातवीं ग्रंथि हो जाती है। पैंक्रियाज का मतलब भैया क्या है, तो पैंक्रियाज क्या बनाती है, तो यहाँ पर पैंक्रियाज जो बनाता है मुख्यतः 6 होती है हमने बताई। सातवीं कहीं कहीं पर लिखा आता है सातवीं ग्रंथि कौन सी है, तो सातवीं ग्रंथि आप बताओ निडर होके अग्न्याशय है। अग्न्याशय लेकिन कैसी ग्रंथि, यहाँ पर इसके बारे में सबसे बात ये इंपॉर्टेंट जान लो कि अग्न्याशय ही एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अकेली ग्रंथि है क्या, ये मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित ग्रंथि है इसका मतलब जूस भी बनाती होगी, एंजाइम भी बनाती होगी, तो क्या किए कि इसको भी उठा करके बहिस्रावी ग्रंथियों में रख दिए। 6 के अलावा 7 होगी, वही लिख करके आता है 7 होती है। तो ये क्या बनाता है, ये जूस बनाती है, हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाते हैं। ये क्या बनाती है, सो एंजाइम और फिर जूस दोनों बनाती हैं। अब ये एंजाइम कौन बनाता है, तो एंजाइम यहाँ पर कुछ इसकी पुटिकाएं होती हैं। पुटिकाएं का मतलब इसकी कुछ बनावट होती है ऐसी जो एंजाइम या फिर जूस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अग्न्याशय की एक हम काट आपको दिखाते हैं। काट का मतलब मान लेते हैं कि ये अग्न्याशय था, उसी को ऐसे काट दिया गया, लंबवत काट दिखाते हैं, देखो कैसे रहती है। तो ऐसी कुछ इसकी बनावट होती है, देखो समझना ध्यान से, चीजें समझ में आएंगी। देखो कहां से इसका सेक्रेशन अलग होता है, कहां से अलग होता है, देख लो। देखो मान लेते हैं कि ये कोई एक अग्न्याशय ग्रंथि थी, उसी को हमने क्या किया, ऐसे करके काट दिया है। अब ये जो बड़ा बड़ा सा फूल जैसी संरचना दिख रही है, इन्हीं को पुटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुटिका, इन्हीं को पुटिका कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अब छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं बनी हुई, ये संरचनाएं बनी हुई, ये क्या होती है भैया, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनको अल्फा या बीटा सेल भी कहा जाता है। अल्फा बीटा डेल्टा सेल कहा जाता है। तो ये अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं या फिर डेल्टा सेल होती हैं। तो इनको अल्फा बीटा या डेल्टा सेल कहते हैं, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, तो वो अंतःस्रावी में चला जाएगा। लेकिन ये पुटिका जिसको हम कह रहे हैं, ये एफ सेल होती हैं। क्या इनका नाम होता है, एफ सेल भी कह सकते हो आप, या फिर पीपी सेल भी कह सकते हो। क्या, पीपी सेल भी कह सकते हो। अब ये क्या बनाती हैं, तो ये हम कहेंगे एंजाइम्स बनाती हैं। कौन सी, वो ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, है ना, ये तरह की एंजाइम्स बनाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, देखो ये जो आपकी फूल जैसी संरचना दिख रही है, ये पाइप है, ये पाइप है। एंजाइम तो पैंक्रियाज में बनता है, लेकिन ये ऐसे आगे बढ़ती हुई वहां पर जा करके मिलती हैं जहां पर उस एंजाइम को निकालना है, जहां पर उस एंजाइम को देना है। कहां से जुड़ती हैं, तो हम कहेंगे कि आंत से जुड़ती हैं। आंत का कौन सा पार्ट है, डाउटनम का पार्ट है। हमने बताया है पिछले लेक्चर्स में, किस में बताया है, जो हम पढ़ रहे थे डाइजेशन सिस्टम में बताया, तो वहां पर ही इनका सेक्रेशन होता भी है, ये वही सेल काम करती है। तो देखो कि अग्न्याशय किस में रख दिया गया, जब बहिस्रावी ग्रंथि में रख दिया तो एक तरह की एंजाइम्स बनाती है। कौन कौन सा एंजाइम है, तो हमने बताया कि ट्रिप्सिन भी हो सकता है। क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन, लाइपेज, लाइपेज। तो ये क्या, ये तीनों के तीनों एंजाइम हैं। अब देखो जब अगर ये एंजाइम बना रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहिस्रावी ग्रंथि है, और जब बहिस्रावी ग्रंथि है तो इसका मतलब ये, इसको हम रख सकते हैं बहिस्रावी ग्रंथि में। और यहाँ से जो अल्फा बीटा ये डेल्टा सेल हैं, ये हार्मोन बनाती है। हार्मोन कौन सा, ग्लूकेगॉन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, जो कि ग्लूकोज के पाचन को नियंत्रण करती है। तो वो बहिस्रावी नहीं अंतःस्रावी में रख देंगे। तो इसको अंतःस्रावी में भी रख सकते हैं, बाह्य में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये थी बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों से बस इतने ही क्वेश्चन पूछा जा सकता और अंदर नहीं जाएगा। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, वो हार्मोन से पूछा जाता है। कैसा कि हार्मोन, इस हार्मोन का काम क्या होता है, फिर कहाँ से सेक्रेट होता है, फिर वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं, किसको 3I हार्मोन कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन
अब देखो ये कहाँ पर मिल जाता है, तो ये हम कहेंगे डाइजेशन सिस्टम में भी हमको पढ़ने को मिलता है। डाइजेशन सिस्टम का मतलब है कि एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन के पाचन के नियंत्रण करना, भोजन के पाचन को करना, पाचन कराना। तो भोजन का पाचन वहाँ पर भी हमने पढ़ा है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना ही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अब अगला लेक्चर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.